डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके चैनल मार्केट डोना में। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मशहूर इकोनॉमिस्ट जिम वॉकर ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में जो ग्लोबल है आर्थिक मंदी से जूझ सकता है। आर्थिक मंदी बोले तो इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट क्राइसिस और जॉब का जाना। लेकिन इसके पहले हमें जानना पड़ेगा उन्होंने ऐसा बोला क्यों। और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या है और आप इस कंडीशन से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जिम वॉकर। जिम वॉकर है कौन? जिम वॉकर एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट है जिनकी मजबूत पकड़ है किसमें? इन्फ्लेशन में और मैक्रो फैक्टर में, है ना। और इनकी जो भविष्यवाणी है वो पहले भी सही हो चुकी है। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी भविष्यवाणी की है। उन्होंने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी 1997 में। उन्होंने बोला था कि एशियन में जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी जो ग्रोथ है वो बबल है जो फूट सकता है। और जिसके कारण क्या हुआ था, थाईलैंड और एक्रोट एशिया में आर्थिक मंदी आ गई थी जिसको जाना जाता है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी 2008 में जिसको नाम दिया गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उन्होंने क्या बोला था कि यूएस हाउसिंग मार्केट जो है वो ठीक नहीं है और रिसेशन आ सकता है। उसके बाद आपने देखा कि लेमन ब्रदर का केस हुआ और हमारा मार्केट कोलैप्स हो गया। ये तो हो गया उनकी हिस्ट्री की बात। इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की क्यों? इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी को करने के लिए 3 फैक्टर को कंसिडर किया है। पहला, यूएस फेडरल का रेट कट। दूसरा, इन्फ्लेशन का कंट्रोल ना होना। और तीसरा, डेप्थ का होना। इन्होंने तीनों मैक्रो फैक्टर को कंसिडर किया है इस भविष्यवाणी को करने के लिए। उन्होंने क्या बोला? मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट। हम लोगों को पता है कि यूएस फेडरल ने अभी रेट कट किया था। वो क्यों किया था? ट्रम्प चाचा ने इतना प्रेशर दे दिया कि उनको रेट कट करना ही पड़ा। लेकिन अब यूएस फेडरल डर रहा है कि रेट कट करें या ना करें। उनको डर इस चीज़ का लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, अगर हमने रेट कट कर दिया तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा? कंपनी ग्रोथ स्टक हो जाएगी। जब स्टक हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो बेरोजगारी होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टेजफ्लेशन। 1970 में अमेरिका को इस कंडीशन से जूझना पड़ा था। सो कॉल्ड पीपल बोलेंगे उस वक्त का समय अलग था, इस वक्त का समय अलग है ना। लेकिन कंडीशन तो वही बैठ रही है ना। इंटरेस्ट रेट कट होने से डर रहे हैं, मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपको डराना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको मार्केट के बारे में पता चल सके कि हमें करना क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है, मार्केट जो गिर रहा है इसके पीछे रीजन क्या है। और दूसरी बात, अब बताइए, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, क्या किसी की सैलरी बढ़ रही है? जो चीज़ 10 रुपए की थी वो चीज़ 100 रुपए की हो गई है, जो 100 की थी वो 1000 की हो गई है। आप मुझे कमेंट में बताइए, किसी की सैलरी बढ़ी हो तो, किसी का कुछ बड़ा हो तो, बस खर्चा बढ़ता जा रहा है। लोन पे लोन, कार लोन, बैंक लोन, हाउस लोन, दुनिया भर के लोन ले रहे हैं। लेकिन जॉब का खर्चा बना हुआ है, जॉब का डर बना हुआ है ना। तो इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा। और तीसरा फैक्टर है डेप्थ का। हाँ दोस्तों, हमको पता है कि यूएस डेप्थ इस वक्त हाई लेवल पे चल रहा है। डेवलपिंग कंट्री डिपेंड करती हैं आईएमएफ के लोन पे। अगर ग्रोथ कम होगी तो लोन चुकाने में दिक्कत होगी, जिससे क्या होंगे? बैंक करप्ट होंगे। बैंक करप्ट होंगे तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो जॉब जाएगी। तो आप देखना ना साइकिल, मैक्रो फैक्टर समझ रहे हैं ना कि कैसे इंटरलिंक कर रहा है। कहीं इंटरेस्ट रेट कम हुए, कहीं महंगाई बढ़ी, कहीं डेप्ट का प्रेशर बढ़ा तो बैंक करप्ट हुए, जिसके कारण जॉब चली गई, जिसके कारण इन्फ्लेशन आ सकता है ना। इन्होंने 3 फैक्टर को कंसिडर किया। अभी आप लोग बोलोगे सर आप तो यूएस की बात बोल रहे हो, अब इंडिया के बारे में बताओ। देखिए, आप लोगों को पता है कि एफआई अपना माल लगातार बेच रहे हैं। अगर इस कंडीशन में इतना बेच रहे हैं, अगर यूएस में ऐसी कंडीशन हुई तो एफआई कितना माल बेचेंगे, तो हमारा स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा। अगर हमारे रुपए की वैल्यू कमजोर होगी तो पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं यूएस से वो महंगा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। सब एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं ना। जब हम इंटरलिंक को जोड़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि यूएस में अगर इन्फ्लेशन आता है तो देश के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर इको पॉलिटिकल कंडीशन, भैया रसिया
और यूक्रेन का दूसरा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रम्प चाचा कितनी कोशिश कर चुके हैं लेकिन उनसे युद्ध खत्म नहीं हो रहा। और जो उन्होंने टैरिफ लगा दिया इंडिया को, चाइना को, रूस से तो उनकी लड़ाई चल रही है। अभी इन्होंने फार्मा में 100% का टैरिफ लगा दिया, जिससे क्या होगा, वहाँ की जो पेटेंटेड ड्रग हैं, है ना, वो महंगी हो जाएंगी। जो हमारी जो पेटेंट ड्रग हैं जो अगर किसी बीमारी में यूज़ हो रही है तो महंगी हो जाएंगी ना। जैसे इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को, जो अदर कंट्री की फार्मास्यूटिकल कंपनी को। सभी मैक्रो फैक्टर हैं जो आपस में इंटरलिंक है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर दोस्तों, यही सही समय होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरी मार्केट में इन्वेस्ट करने की सब कोई सलाह नहीं है, आप अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन जब घटती हुई मार्केट हो तो टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करने का मजा ही अलग है ना। जब अब आप घटे हुए रेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तभी तो जब मार्केट बढ़ेगी तो आपकी जल्दी ग्रोथ होगी। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। हमें कुछ बॉन्ड लेने हैं, कुछ हमें गोल्ड खरीदना है, कुछ हमें सिल्वर खरीदना है। अब आप जानते हैं कि गोल्ड ने एक साल में 45% का मूव दिया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता, स्टॉक मार्केट घट भी रहा होता, तब भी तो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहता। अगर आपने सिल्वर रखा होता और तब वो भी ग्रोथ कर रहा है, तब भी आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहता। दोस्तों पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए और एसआईपी को बंद मत करो। अगर एसआईपी घटते समय होगी तभी तो बढ़ते समय एसआईपी बोलेगी तूने घटते समय मेरा साथ दिया, बढ़ते समय मैं तेरा साथ दे रही हूं, है ना। जब घटते समय हम एसआईपी को लेंगे तभी तो हमारा एवरेज प्राइस जो कम होगा। तो एवरेज प्राइस कम होगा तो जब मार्केट बढ़ेगी तो हमारी एसआईपी का रेट भी बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाना आपको डराना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का पर्पज खाली यही था कि आपको ये समझ में आ सके कि मार्केट घट क्यों रही है, समझ में आ सके कि फार्मा सेक्टर घट क्यों रहा है, समझ आ सके कि आईटी सेक्टर घट क्यों रहा है। क्योंकि इन्होंने पहले आईटी में भी दिक्कत डाली थी, आईटी में भी टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से कि आईटी सेक्टर की डिमांड कम होने की आशंका दिखाई थी। लेकिन भारत की इंटरनल डिमांड इतनी अच्छी है, हम उसको अच्छी तरीके से टक्कर दे सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा अभियान चल रहा है कि हमें भारत का सामान यूज़ करना है। भारत का इतनी बड़ी जनसंख्या है जो इंटरनल डिमांड पूरी करेंगे। अगर सारी पॉलिसी ढंग से यूटिलाइज हो जाए तो हम इस पॉलिसी को, जो ट्रम्प की द्वारा जो दिक्कत आ रही है, उसको टक्कर दे सकते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि 2008 में मंदी आई थी, लेकिन भारत ने उस कंडीशन का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया था और भारत ने ग्रोथ की थी। सेम इसी प्रकार अगर इस प्रकार से हमारे मार्केट में दिक्कत आ रही है और हमारी पॉलिसी ढंग से यूज हुई तो हम इस समय से भी निकल जाएंगे। कोई भी बुरा समय लंबे समय तक नहीं रहता, ना तो कोई मंदी लंबे समय तक रही है, बस एज ए टाइम बिंग होती है। हमको इन्वेस्टर बना रहना है, हमें धीरे 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 अपने सलाहकार से सलाह लेके इन्वेस्ट करते रहना है। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।